बच्चों, आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको ज्यामिति से संबंधित परिभाषाएं और उनसे संबंधित कुछ सूत्र बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए आयत। आयत क्या होता है? इसको हम रेक्टेंगल भी कहते हैं। आयत रेक्टेंगल ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वह आकृति क्या कहलाती है? आयत। तो क्या लिखेंगे? वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश समकोण, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, तो इसीलिए प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत कहलाता है। तो क्या बताया हमने? वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश यानी जिसको हम समकोण कहते हैं, समकोण होता है, आयत कहलाता है। तो आयत की आकृति कैसी देखेगी? हमने एक चतुर्भुज बनाया, इसकी क्या हुई? इसको नाम रखा ABCD। आमने सामने यानी कि AD भुजा जो है BC के बराबर होगी और AB भुजा बराबर होगी CD के। ठीक है, तो ये आमने सामने की यानी कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो अब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, तो भुजा बराबर अलग अलग है, तो लंबाई चौड़ाई, तो ये हो गई लंबाई, इसको L से लिखते हैं और ये चौड़ाई इसको B से। तो अब सूत्र क्या बनेगा इसमें? पहले तो हम क्षेत्रफल लिखेंगे आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको हम लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, या लिख सकते हैं L गुणे B। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? L गुणे B। तो ये हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि ये वाला पार्ट हमारा अंदर का, अंदर की माप जितनी होगी वो क्षेत्रफल कहलाएगा। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब लिखेंगे आयत का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? यानी कि चारों भुजाओं का योग। जो चारों भुजाएं होती हैं हमारी, चतुर्भुज इसीलिए तो होता है, चारों भुजाएं जो होती हैं उसका योग। तो आयत का परिमाप होगा, आयत का परिमाप, ये आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि लंबाई भी 2 बार आई है और चौड़ाई भी 2 बार है, इसीलिए 2 बार लंबाई लेंगे, 2 बार चौड़ाई, तो वहां से हो जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट L प्लस B। अब आयत के बाद, अभी आयत की परिभाषा बताई, उसके बाद आता है वर्ग। इसको हम कहते हैं स्क्वायर। वर्ग स्क्वायर, इसकी परिभाषा ये होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो लिखेंगे वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश समकोण
होता है वर्ग कहलाता है। क्या होगा? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश यानी कि समकोण होता है, वर्ग कहलाता है। तो वर्ग की आकृति किस प्रकार होगी देखते हैं। ये है आयत वर्ग, ये है आकृति वर्ग की। इसमें ये ए बी सी डी, इसमें क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी कि ए बी भुजा बी सी के बराबर होगी, बी सी होगी सी डी के बराबर और सी डी होगी ए डी के बराबर। ऐसे चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो अब इसके क्षेत्रफल और परिमाप की बात आती है। तो अब इसमें क्या होता है, तो वर्ग से संबंधित सूत्र यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी कि हम लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा, 2 बार भुजा है इसीलिए भुजा का स्क्वायर। जब दो चीजें या दो संख्याएं गुणे में लिखी होती हैं फिर उनको हम स्क्वायर रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि भुजा स्क्वायर यहाँ पे हो गया। भुजा स्क्वायर यानी हमने ए से प्रदर्शित किया है भुजा को, इसीलिए ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आती है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है, हमने पहले ही बताया है कि चारों भुजाओं का योग, यानी कि भुजाएं 4 बार आएंगी तो 4 गुणे भुजा लिख सकते हैं, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे ए, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकल के आया है, भुजा गुणे भुजा यानी कि ए स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप क्या निकला, 4 गुणे भुजा 4 ए। वर्ग पढ़ाया, वर्ग के बाद बात आती है त्रिभुज की। त्रिभुज क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है और इससे संबंधित सूत्र क्या होते हैं। त्रिभुज को हम ट्रायंगल भी कहते हैं। तो त्रिभुज वो होता है कि 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में क्या होता है, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया 3 सरल रेखाओं से या भुजाओं से। तो लिखेंगे 3 सरल रेखाओं से घिरी 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है इस त्रिभुज में 3 शीर्ष, त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। और 3 भुजाएं होती हैं। और त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब अंतः कोण हम कैसे जानेंगे, उसके लिए हम देखेंगे त्रिभुज की आकृति कैसे होती है। आकृति ये है त्रिभुज की आकृति, ये हो जाएगा ए बिंदु, बी, सी। तो हमने बताया था 3 शीर्ष होते हैं, तो शीर्ष ए और शीर्ष बी और शीर्ष सी।
फिर भुजाओं की बात जब आई थी तो ए बी भुजा एक हो गई, बी सी भुजा दूसरी भुजा और ए सी भुजा तीसरी हो गई। अब अंतःकोण हमने बताया, अंतःकोण का मतलब जो अंदर बनते हैं, त्रिभुज के अंदर 3 कोण बनते हैं, तो इन्हीं का योगफल क्या होता है 180 अंश। जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो ये किसके 180 अंश के बराबर आना चाहिए। अगर तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर नहीं आ रहा है तो समझो हमारा त्रिभुज नहीं है, बल्कि वो कोई और आकृति है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसके सूत्र क्या हो गए। पहला तो सूत्र यही हो गया है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल बराबर किसके होता है 180 के होता है। अब बात आती है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऊंचाई बनानी पड़ेगी कि हमारा जो त्रिभुज है वो कितना ऊंचा है, यानी कि लंबाई, इसका नाम डी रख लेते हैं, एडी हो जाएगी ऊंचाई। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे आधार कहाँ से आ गया। आधार वही चीज़ होती है जिस पर कोई आकृति बनी होती है, यानी कि यहाँ पे जो BC रेखा है इसी पर तो ये त्रिभुज की आकृति बनी है, तो इसी को हम आधार कहेंगे। अगर हमने इसको मान लिया A और ऊंचाई इसकी हो गई h, इसको ऊंचाई को h से दिखा दिया तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार है a और ऊंचाई क्या है इसकी h। तो यहाँ से निकल के आया क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 1/2 a गुणे h। दूसरा सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, बात त्रिभुज के परिमाप की। तो त्रिभुज परिमाप हमने पहले ही बताया है कि जितनी भुजाएं होंगी इन सबका योग कर लो। आयत में क्या बताया था, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग में 4 गुणे भुजा बताया था, तो इसमें हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस C। BC को हमने A माना ही था पहले, अब हम इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। तो ये हो जाएगा AB भुजा क्या हो जाएगी C प्लस A प्लस B, यानी कि हम इसको लिख भी सकते हैं A प्लस B प्लस C। ये हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। तो हमने बताया क्या, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, यानी कि 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है। ठीक है, अब ये भी एक सूत्र ही है। ठीक है, सूत्र, फिर सूत्र क्या निकल, दूसरे क्या निकल के आए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार यानी कि A हो जाएगा और ऊंचाई h, तो 1/2 a गुणे h। त्रिभुज का परिमाप हो गया तीनों भुजाओं का योग, यानी कि तीनों भुजाएं हमने कौन सी AB BC और CA ली हैं, वहाँ से सबका नाम रख दिया, यहाँ से C प्लस A प्लस B, यानी कि A प्लस B हम आगे पीछे कर सकते हैं इसको। अभी हमने त्रिभुज की परिभाषा बताई, इसके बाद आता है वृत्त। वृत्त इसको कहते हैं सर्किल। तो वृत्त क्या होता है, वृत्त होता है अगर किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर कोई वक्राकार आकृति खींची जाए तो उससे जो आकृति निकल के आती है वो क्या होती है, वृत्त कहलाती है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींची गई, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींची गई वक्राकार आकृति को वृत्त कहते हैं। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात ये है कि निश्चित बिंदु क्या हुआ और समान दूरी क्या हुई।
तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि बताया कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींची गई वक्राकार आकृति को वृत्त कहते हैं। तो जो निश्चित बिंदु होता है, यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र तथा बिंदु से, या निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र तथा बिंदु से समान दूरी पर खींची गई रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या बताया? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींची गई वक्राकार आकृति को वृत्त कहते हैं, और यह निश्चित बिंदु जो होता है जहाँ से हमने वृत्त खींचना शुरू किया है, तो वो क्या होगा? वृत्त का केंद्र कहलाएगा, और बिंदु से समान दूरी पर खींची गई जो रेखा होगी वो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। आकृति कैसी होगी? ये एक निश्चित बिंदु हो गया, इससे हमने समान दूरी पर एक वक्राकार आकृति खींची। ये जो हमने बिंदु को मान करके वक्राकार आकृति खींची, इसका नाम हमने रख दिया O, और जो समान दूरी पर, मतलब जिस दूरी पर वृत्त बनाया गया है, तो वो क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पे हमने रख दिया, इसका नाम है। वृत्त के केंद्र से A बिंदु तक की दूरी क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। और इस वक्राकार आकृति की माप वृत्त की परिधि कहलाती, इस वक्राकार आकृति की माप वृत्त की परिधि कहलाती है। तो हमने क्या सीखा? पहले केंद्र सीख लिया, उसके बाद फिर त्रिज्या देखी, और फिर क्या हो जाएगा कि वक्राकार आकृति की माप, यानी कि ये दूरी, यहाँ से स्टार्ट किया हमने और यहीं पे आके घूम के यहीं पे पहुँच गए, तो ये क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। ठीक है, ये हो गई त्रिज्या और ये हो गई परिधि। परिधि को हम परिमाप भी कहते हैं। जैसे कि हमने आयत में देखा परिमाप, वर्ग में देखा, तो इसमें भी तो होना चाहिए ना, तो इसको हम परिधि भी कहते हैं और परिमाप भी कहते हैं। और ये वृत्त का केंद्र हुआ, केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई और ये परिधि हो गई। परिधि यानी कि परिमाप। अब एक चीज़ और होती है वृत्त में, जिसको हम बोलते हैं वृत्त का व्यास। तो व्यास की परिभाषा क्या बनेगी? व्यास की परिभाषा होगी कि वृत्त की परिधि पर, वृत्त की, ये सब पॉइंट्स हैं इसी के परिभाषा की, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को, कोई भी दो बिंदु होंगे, दो बिंदुओं को मिलाने वाली तथा वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास कहलाती, वृत्त का व्यास कहलाती हैं। तो हमने देखा परिधि हो गई, ये त्रिज्या, ये केंद्र, ये। तो अब व्यास कहाँ से बनेगा? तो हमने ले लिया कोई एक वृत्त पर ले लिया बिंदु C और ले लिया D। तो दो बिंदुओं को मिलानी चाहिए और फिर वो जो रेखा होगी, मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाली, और वृत्त के केंद्र से होकर भी जानी चाहिए, तभी वो व्यास कहलाएगी। ये सीधी रेखा क्या होगी? वृत्त का व्यास कहलाएगी। इसको हम कहेंगे व्यास।
अब एक पॉइंट और इसमें होता है कि वृत्त की परिधि पर, हमने इसमें बताया वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली तथा वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। एक पॉइंट इसमें ये होता है कि वृत्त की जीवा क्या होती है। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर न जाए। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर न जाए, जो वृत्त के केंद्र से होकर न जाए, वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की जीवा कहलाती है। अब इसी में हमने एक सी डी बिंदु लिया, अब इसी में हम लेंगे कोई और दो बिंदु जो वृत्त की जीवा दिखाएगी। तो यहाँ पे बिंदु हमने ले लिया F और यहाँ पे ले लिया E। तो जीवा की हमने परिभाषा क्या बताई कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए, वृत्त की जीवा कहलाती है। तो दो बिंदु हमने ले लिए हैं, इसको मिला देंगे। ये हो जाएगी हमारी जीवा। फिर से देख लीजिए एक बार। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींची गई वक्राकार आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा बिंदु, इसमें वृत्त की परिभाषा में यही बिंदु है कि एक निश्चित बिंदु से जो निश्चित बिंदु होता है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। जो निश्चित बिंदु जिससे हम लोगों ने खींचा है तो वो वृत्त का केंद्र कहलाएगा, तथा बिंदु से समान दूरी पर खींची गई जो रेखा होगी वो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, जो क्या है OA। इस वक्राकार आकृति की माप, जो वक्राकार आकृति है उसकी माप जो होगी वो क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि या परिमाप। यहाँ से ये पूरा वृत्त की परिधि कहलाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु, परिधि पर ही स्थित दो बिंदु होंगे और उसके बाद वो क्या कर रहे होंगे, वृत्त के केंद्र से होकर जा रहे होंगे। वो वाली रेखा जो होगी वो वृत्त का व्यास कहलाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए, वृत्त की जीवा कहलाती है। जो FE है वो जीवा हो जाएगी और COD वृत्त का व्यास हो जाएगा। अभी हमने बताया वृत्त क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है और जीवा क्या होती है। तो अब सूत्र से संबंधित क्या होते हैं। सूत्र के लिए सबसे पहले हम लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुणे त्रिज्या स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुणे त्रिज्या स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे त्रिज्या को r लिखते हैं, रेडियस मतलब त्रिज्या यानी कि पाई गुणे r स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ये होगा वृत्त का क्षेत्रफल, जहाँ पे r क्या होगी, जहाँ r जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। r जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। उसके बाद क्षेत्रफल निकल के आया पाई r स्क्वायर। उसके बाद अब देखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 गुणे पाई और गुणे त्रिज्या। त्रिज्या को हमने पहले से ही लिख दिया है r, तो ये हो जाएगा 2 पाई गुणे r यानी कि 2 पाई r। तो परिमाप क्या निकला, 2 पाई r। ठीक है। और फिर होता है एक सूत्र, वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या। जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो वृत्त के व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त का व्यास बटे 2।
व्यास को हम लिखते हैं d से, डायमीटर तो यहाँ से d/2, जहाँ d है वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास, इसी से एक और फार्मूला निकलेगा, वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणे r 2r। वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई गुणे त्रिज्या स्क्वायर यानी कि पाई r स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त की परिधि या परिमाप होता है 2 पाई गुणे त्रिज्या यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई r। फिर वृत्त की त्रिज्या होती है, जो वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो यानी कि वृत्त का व्यास बटे 2। व्यास को हम d से लिखते हैं, डायमीटर मतलब व्यास होता है तो d/2 हो जाएगा। और वृत्त का व्यास जो होगा, एक और फार्मूला होता है इसमें, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या यानी कि 2r। अभी हमने क्षेत्रफल और परिमाप देखा, उसके बाद उसके मात्रक की बात आती है। तो सभी आकृतियों के लिए, जितनी हमने आकृतियाँ पढ़ी हैं, वृत्त पढ़ा है, वर्ग पढ़ा है, आयत पढ़ा है और त्रिभुज, तो सभी आकृतियों के लिए क्षेत्रफल का मात्रक और परिमाप का मात्रक क्या होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो या वृत्त हो। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई में मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, कुछ भी, हेक्टोमीटर, कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल का मात्रक होगा वर्ग इकाई या इकाई का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इकाई की जगह पे मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी आ सकते हैं। ऐसे ही परिमाप का मात्रक क्या बनेगा, परिमाप का मात्रक बनेगा केवल इकाई में, जैसे मीटर भी होता है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, जो जिसमें अगर लंबाई चौड़ाई जिसमें दी होगी वहाँ पे वही मात्रक यूज करेंगे। जैसे कि अगर आयत की लंबाई मीटर में दी है, चौड़ाई मीटर में दी है, तो क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर हो जाएगा। आयत की अगर वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दी है या मीटर में दी है, तो अगर सेंटीमीटर में दी है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा और वर्ग मीटर हो जाएगा। ऐसे सभी आकृतियों के लिए है। परिमाप के मात्रक के लिए अगर लंबाई मीटर में दी है, आयत की और चौड़ाई भी मीटर में दी है, तो इसका मात्रक, परिमाप का मात्रक मीटर हो जाएगा। अगर वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दी है तो परिमाप का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर।